एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर पढ़ते हुए हमने जो डाइपेप्टाइड किया था, उसमें दो एमिनो एसिड आपस में कॉम्बिनेशन करके दो मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे तो डाइमर बन जाएगा, और एमिनो एसिड के डाइमर को हम डाइपेप्टाइड बोल देते हैं। उसमें एक लिंकेज होगा, दो एमिनो एसिड में एक लिंकेज जो ये बन रहा था, इस लिंकेज को हमने नाम दिया था कि ये पेप्टाइड लिंकेज है। कौन सा लिंकेज? COOH ने जब कॉम्बिनेशन किया था NH2 ग्रुप के साथ, ये एमिनो एसिड है पूरा, दूसरा ग्रुप लगा हुआ है COOH है। यहां पर भी ये एक NH2 ग्रुप फ्री लगा हुआ होगा इधर। ये आपस में जब रिएक्शन कर लेंगे तो यहां से हम OH हटा सकते हैं, नाइट्रोजन का एक H हटा सकते हैं, नाइट्रोजन का एक H हटाकर इसका OH हटाकर वाटर मॉलिक्यूल कर दिया माइनस, ये लिंकेज नया बना। दिस लिंकेज इज पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड बॉन्ड हम इसे नाम दे देते हैं। और ये जो पूरा मॉलिक्यूल है, ये पूरा मॉलिक्यूल ये कहलाएगा डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड मतलब दो एमिनो एसिड के जुड़ने से जो एक डाइमर बना। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट में डाइसैकेराइड बोल रहे होते थे, डाइसैकेराइड बोल देते थे। अब लेकिन ध्यान रहे, जो पेप्टाइड लिंकेज बनेगा वो डाइपेप्टाइड में एक बनेगा। दो मिलेंगे जब कंबाइन होंगे तो बॉन्ड एक बनेगा। अगर ट्राइपेप्टाइड है कोई, तीन मान लो एमिनो एसिड जुड़ गए, तब दो पेप्टाइड लिंकेज बनेंगे, उसमें चार जुड़ गए तब तीन पेप्टाइड लिंकेज बनेंगे। N-1 पेप्टाइड लिंकेज की संख्या जो है एक कम होती चली जाएगी। दो तीन चार तक तो इंपॉर्टेंस इनकी रहती है, लेकिन जब हजारों लाखों एमिनो एसिड जुड़ जाएंगे तो कुछ अंतर खास रह नहीं जाएगा। मान लो 1 लाख एमिनो एसिड हैं और 1 लाख में से एक कम कर दो तो पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, उसमें कोई इंपॉर्टेंस फिर नहीं रह जाती है। हाँ, छोटे मॉलिक्यूल में इंपॉर्टेंस, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड एंड एमिनो एसिड का जो रेशो है वो ज्यादा रहता है, इसलिए ये हम कंसिडर करके चलते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स में। ये पॉलीमर बनाया, देखो यहां जब हम पॉलीपेप्टाइड बनाने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे एमिनो एसिड को जब हम जोड़ते चले जाएंगे तो अब कितने लिखेंगे? एक लिख देंगे, दो लिख देंगे, चार लिख देंगे, 10 लिख देंगे, कभी ना कभी आके तो हमें N लगाना पड़ेगा। तो ये N थोड़ा केयरफुली लगाना है, गलत जगह पे लग जाता है ये N। किस तरह से आपको करना है? एक एमिनो एसिड लिया मैंने, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, एक यहां पर मैंने लिया इसके साथ NH2, ये R ग्रुप ले लिया एमिनो एसिड पर, ये H ले लिया। ध्यान रहे कि ये कायरल कार्बन है इसमें, एमिनो एसिड ज्यादातर में, ऑलमोस्ट सभी एमिनो एसिड में होता है। कुछ एक आधा शुरू के एग्जांपल्स ऐसे हैं जिसमें कायरल नहीं होता। तो अब जब मैं इसे दूसरे से रिएक्शन कराऊंगा तो ये तो देगा अपना OH। जब मैं दूसरी वाली साइड से रिएक्शन कराता हूं इसको तो ये देगा अपना एक H, दोनों नहीं, एक H। और इसको लिंकेज बनाना चाहिए यहां इस पोजीशन से नाइट्रोजन को और इस पोजीशन से कार्बन को। किससे बनाएगा ये नाइट्रोजन लिंकेज? ये बनाएगा दूसरे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, दूसरे एमिनो एसिड के, जहां पर फिर N लगा हुआ है। ये किससे बॉन्ड बनाएगा? ये तीसरे किसी एमिनो एसिड के साथ, नाइट्रोजन का लोन पेयर रिएक्शन करके OH हटा, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन हटाया, ये बना दी। तो मुझे जो यहां पर लिंकेज शो करना होगा इस नाइट्रोजन और इस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बाद यहां N शो करना होगा। ये रिपीट हो रही है यूनिट। कई बार क्या होता है, ये नाइट्रोजन कार्बन पे लगा देते हो आप, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में लगा देते हो तो बॉन्ड यूज ही नहीं होता भाई, ये तो बॉन्ड टूटता ही नहीं है। जो बॉन्ड टूटते हैं उनके बीच में, हाँ ये एक H जरूर आएगा यहाँ। अगर H अवेलेबल है, अमीन हमने ऐसा लिया है एमिनो एसिड, तो इस तरीके का ये ग्रुप आना चाहिए।
हाँ ये कर सकते हो आप कि आप इसे इधर शो कर दो, इसको इधर शो कर दो यूजुअली, लेकिन एक पैटर्न भी होता है इसका, वो एक मैं थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगा कि एक हम नोटेशन ले लेते हैं, बस उसी पैटर्न पर लिखते हैं। ऑक्सीडाइज को हम राइट पे लिखते हैं एंड नाइट्रोजन को हम लेफ्ट पर लिखते हैं, वो बात एक अलग है, लेकिन फिलहाल तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ये एक यूनिट है जो रिपीट हो रही है, सेम यूनिट। टर्मिनल एंड्स कहीं ना कहीं तो रुकेगा जा करके, तो टर्मिनल एंड इसका बिल्कुल फ्री होगा मॉलिक्यूल का। टर्मिनल एंड पर मैं लिख सकता हूं यहां बहुत सारे, मान लो 10,000 ये एन आ गए, तो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्री रहेगा, और यहाँ पर OH फ्री रहेगा, NH2। जब सारे मॉलिक्यूल खत्म हो जाएंगे तो टर्मिनल एंड पर आप इस तरह से छोड़ सकते हो इसको, लेकिन ये टर्मिनल एंड पर भी सोचा जा सकता है आगे। मान लो हमारे पास 10,000 एमिनो एसिड मॉलिक्यूल्स थे, उन्होंने कॉम्बिनेशन कर लिया। 10,000 में से एक तो ये है टर्मिनल एंड जिसका NH2 फ्री है, बाकियों का नहीं है ये NH2 फ्री। ये गलत जगह लगा दिया मैंने भाई, सॉरी, ये इसके साथ जुड़ के पूरा लिखना चाहिए मुझे। ये जो है मैं नाइट्रोजन के साथ जोड़ करके यहाँ नहीं लिख सकता ना, ये अमीनो एसिड पूरा लिखूंगा, तो थोड़ा सा मैं इसे करेक्ट कर रहा हूं। क्या नाइट्रोजन हो गया, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन H, फिर यहाँ कार्बन आएगा, फिर यहाँ पर H आएगा, फिर ये R आएगा, फिर मैं COH को जोड़ नहीं रहा हूं, फ्री छोड़ रहा हूं बस। यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ दूसरे एसिड का C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन H आ जाएगा, ये R आ जाएगा, यहाँ पर ग्रुप आ जाएगा NH2। तो ये वाले टर्मिनल एंड्स जो हैं ये फ्री रहेंगे, एक टर्मिनल एंड ये NH2 फ्री रहेगा, एक COH ये इसका फ्री रहेगा। अब दे रहा हूं मैं ये एग्जांपल, मान लो मैंने 10,000 एमिनो एसिड मॉलिक्यूल लिए, तो 10,000 में से एक तो ये किनारे पर है, एक ये किनारे पर है, दो कम हो गए, और बाकी जो बचे हुए सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं 10,000 में से 2 माइनस करके जो बचे मॉलिक्यूल वो हमने यहां N पॉलीमेरिक फॉर्म में लिख दिए। लेकिन यूजुअली जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं हम इन एंड्स को, टर्मिनल एंड्स को इग्नोर कर देते हैं, बस हम ऐसे लिख करके छोड़ देते हैं। जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको इस पैटर्न पर लिख करके छोड़ दिया जाता है, जैसे N हो गया, CH, R हो गया, एंड C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर एक H लिखते हुए N लिख दिया आपने, और इसे ऐसे ही छोड़ दिया। तो आई होप कि आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी कि डाइपेप्टाइड क्या होते हैं। जब दो अमीनो एसिड को जोड़ देते हैं हम तो डाइपेप्टाइड बनता है, तीन को जोड़ देते हैं तो ट्राइपेप्टाइड, चार को जोड़ेंगे टेट्रापेप्टाइड, 10 से ज्यादा को जोड़ेंगे तो पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल बोला जाएगा। पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल, एंड जो हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं उनमें क्लोज रिजेंबलेंस है। हायर पॉलीपेप्टाइड जिनमें बहुत सारे एमिनो एसिड्स हों, भाई 10 से ज्यादा को तो हम पॉलीपेप्टाइड बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर 15, 20, 30 एमिनो एसिड हैं तब तक प्रोटीन नहीं होता। प्रोटीन के लिए हमें काफी ज्यादा एमिनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये मैंने आपको एक बात ये सिंपल करके बता दी, ये पॉलीपेप्टाइड चेन आ गई कुल मिलाकर के। अब ये एक थोड़ा सा जैसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, ये है एक पार्ट, लेकिन ये पूरा कॉम्पिटिटिव अप्रोच के लिए है। जो एमिनो एसिड है वो आपके बिल्कुल, यानी उनकी केमिस्ट्री जो है वो बोर्ड में नहीं है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा क्विकली इसको इसलिए डिस्कस कर सकता हूं क्योंकि सारा का सारा ये पार्ट हम एमीन्स में एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में डिस्कस कर चुके हैं। तो कोई नए रिएक्शंस नहीं होंगे, ये एक या दो रिएक्शन है। ये अमीनो एसिड हम कैसे बना सकते हैं, तो भाई जैसे हम COH बना सकते हैं, COH बनाने के जो तरीके प्रिपरेशंस आपने पढ़ रखी हैं वो सारी आप यूज करोगे। NH2 बनाने के जो तरीके हैं वो आप पढ़ लोगे एक बार। अब इन दोनों
इकट्ठे फंक्शनल ग्रुप को एक ही बार में बनाने के लिए आपको रिएक्शन करना होगा, एक ही जगह बनाना है बस। वो हमने बस अलग अलग पढ़े थे, एमिनो एसिड सॉरी एमीन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एमीन बनाने का मेथड अलग चैप्टर में पढ़ा, कार्बोक्सिलिक बनाने का मेथड अलग चैप्टर में पढ़ा, लेकिन अब हम इनको एक ही मॉलिक्यूल में दोनों इकट्ठे एक साथ बनाएंगे तभी तो एमिनो एसिड बनेगा। दूसरी बात, बार बार ये जो एक बात आ रही है, हम बोले जा रहे हैं कि अल्फा अल्फा एमिनो एसिड, ये अल्फा ही क्यों, बीटा गामा को क्यों इग्नोर कर रखा है? क्योंकि प्रोटीन में अल्फा एमिनो एसिड ही होते हैं, बीटा या गामा से अल्फा नहीं बनता, इसलिए हम बार बार अल्फा एमिनो एसिड की बात करते चले जा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंस किस चीज की है प्रिपरेशन की? अल्फा एमिनो एसिड की इंपॉर्टेंस है। क्या अल्फा एमिनो एसिड होते क्या है? कार्बन पर अगर COH लगा है तो अल्फा कार्बन फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन होता है, इस पर अगर NH2 ग्रुप आ गया तब ये अल्फा एमिनो एसिड है। अगर ये NH2 यहां है तब अल्फा नहीं है, ये हमारे काम का नहीं है अगर NH2 बीटा पोजीशन पर है तो। इसलिए काम का नहीं है क्योंकि ये जो थोड़ी देर पहले हमने पॉलीमराइजेशन किया था, डाइमराइजेशन किया था, करने को कर सकते हैं हम, लेकिन उससे जो बनेगा प्रोटीन नहीं बनेगा। प्रोटीन जितने भी नेचुरली पाए जाते हैं दुनिया में, उनमें सब में एमिनो एसिड जो मिलता है अल्फा एमिनो एसिड मिलता है, कोई और सा नहीं मिलता। और एक या दो एग्जाम्पल को छोड़ करके सभी जितने भी एमिनो एसिड होते हैं वो कायरल होते हैं नेचर में। तो पहली प्रिपरेशन की बात करते हैं हम, यहां से केमिस्ट्री शुरू हो जाएगी। मीन्स जो रिएक्शन आपने बड़ी अच्छी तरह से पढ़ रखे हैं, बार बार जिनको रिवीजन भी करते हो, वो सारे अब इस्तेमाल हो जाएंगे। देखो, एमिनो एसिड बनाने का पहला तरीका है एमिनेशन ऑफ अल्फा हेलो एसिड। अल्फा हेलो एसिड क्या है? उसका एमिनेशन करना है, एनिमेशन मत करा देना, एमिनेशन कराना है, यानी अमोनिया लाना है उस पर। एक रिएक्शन जो आप बड़े कॉमनली एमीन्स की प्रिपरेशन में पढ़ते थे, जब हम क्लोरोएल्केन लेते हैं और उसको अमोनिया से रिएक्शन कर देते हैं तो एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ये इधर आया, ये इधर गया, इसका बेचारे का काम तो है ही हटना, भागना यहाँ से। लीविंग ग्रुप दौड़ लगाने में माहिर है ये, बिल्कुल क्लोरीन लीविंग ग्रुप की तरह से होता है। हाँ, अगर क्लोरीन बेंजीन पर है तब तो नहीं भागता ये बेचारा, लेकिन और कहीं पर है तो इसका हटने का ही काम है बस। Cl होगा, हटेगा, नाइट्रोजन होगा, बेस है, न्यूक्लियोफाइल है, ये आएगा, कार्बन पॉजिटिव पर आएगा, एक वही कहानी रिपीट होनी है। नाइट्रोजन कार्बन पॉजिटिव पर आया, Cl हट गया और NH2 बन गया। इस रिएक्शन को हम एमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एमिनेशन मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। तो अब ये बस क्लोरो एल्केन नहीं लेना, हमें एक ऐसा एल्केन लेना है जिसमें अल्फा पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हो, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड के दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूं अल्फा पोजीशन पर क्लोरीन लगा हो। ये मुझे मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। इस मॉलिक्यूल को जब मैं अमोनिया के साथ रिएक्शन कर दूंगा तो अमोनिया से रिएक्शन करने पर देखो क्या होगा, क्लोरीन वही दौड़ लगाने के लिए तैयार है, मिले कोई इसकी जगह रिप्लेस करने के लिए, एकदम बेचारा जगह छोड़ के शरीफ आदमी चला जाता है ये दूर। नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर कार्बन पर आएगा, क्लोरीन यहां से हट जाएगा एज ए लीविंग ग्रुप। पॉजिटिव चार्ज है यहाँ, डेल पॉजिटिव, तो ये इनवाइट करेगा पॉजिटिव चार्ज, इसे देख करके लालच आएगा क्योंकि ये खुद नेगेटिवली चार्ज है, तो ये पॉजिटिव पर रिएक्शन करके Cl यहाँ से हटा, कार्बन कार्बन COOH, एक आ जाएगा NH3 पॉजिटिव, जो कि H पॉजिटिव हटकर बाद में NH2 आ जाएगा। ये तो हमने थियोरेटिकल लिख दिया रिएक्शन, लेकिन प्रैक्टिकली एक बात और होती है जो हम नहीं सोच रहे हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है और जो हम NH3 ले रहे हैं वो बेस है। ये रिएक्शन भी साथ के साथ चलेगा पैरेलल, हम इसे रोक नहीं सकते। भाई एसिड में बेस ऐड कर देते हो तो एसिड बेस रिएक्शन होके सॉल्ट बन जाते हैं।
कार्बोक्सिलिक एसिड अपना H देगा, ये अपना H लोन पेयर देगा, ये यहां जाकर के भाई HCl लिखा करते हो ना आप, छोटी छोटी बातें सोचा करो, बस बड़ी बातें सोचने की जरूरत नहीं है। HCl अमोनिया क्या बनाते हो, NH4 पॉजिटिव, ये H से मिल गया, Cl नेगेटिव इसके साथ जुड़ जाएगा, सॉल्ट ही तो मिला। यही काम हम यहां करेंगे। RCOH को जब अमोनिया से रिएक्शन किया करते थे आप कार्बोक्सिलिक एसिड वाले रिएक्शन में, बेस से रिएक्शन करना है, NH3 बेस कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड, ये अपना H पॉजिटिव इसे देगा, मिल गया इसको, क्या बन गया, NH4 पॉजिटिव बन गया। NH4 पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, कौन है नेगेटिव, कहां है नेगेटिव, RCOO नेगेटिव है, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन नेगेटिव, ये भी पैरेलल साथ बनेगा। हालांकि ये कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे तो जरा सा बेस ऐड करेंगे सॉल्ट में एकदम से ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा, बेस नहीं, मैं बेस गलत बोल गया, जरा सा इसमें एसिड ऐड करेंगे तो एकदम से ये अमोनिया यहां से हटकर H पॉजिटिव वापस बन जाएगा। तो इसलिए कोई इशू की बात नहीं है, सॉल्ट की फॉर्म में चीजें रह सकती है। तो इशू तो ये था मेन, यहां इस अल्फा पोजीशन पर क्लोरीन की जगह NH2 लेकर के आना, तो ये NH2 आ गया, साथ में COONH4 पॉजिटिव बन गया। CONH4 पॉजिटिव को हम बाद में अमोनियम आयन को हटाकर उसकी जगह H पॉजिटिव ला सकते हैं किसी माइल्ड एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करके, अल्फा एमिनो एसिड बन जाएगा। तो एक ये बड़ा काम का रिएक्शन आपके है ऐसे, क्योंकि देखो ना भी सिलेबस में हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो है ही है सिलेबस में, मीन्स तो ये कोई नया रिएक्शन तो नहीं पढ़ा हमने, थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए दो रिएक्शंस को क्लब करके दे सकते हैं ये। तो क्लोरो एसिड ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ लिक्विड अमोनिया क्या बनाता है, एमिनो एसिड बना देगा। ये क्लोरो एसिड है अल्फा COOH, इसके अल्फा कार्बन पर क्लोरीन, अमोनिया नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर आया, यहां से Cl हट गया, Cl हट गया तो यहां पर NH2 ग्रुप आके सब्स्टिट्यूट हो गया। अब क्या है, ये जो H पॉजिटिव है, ये H पॉजिटिव कहां जाएगा, अमोनियम बनाएगा, इसके साथ ये जुड़ जाएगा। तो कुल मिला के ये जो एक HCl हटा यहां, ये क्वेश्चन तो कैसे भी देखो आ सकता है, इन्होंने यही पूछ लिया कि कितने मोल अमोनिया यूज हुए, इसमें 3 मोल यूज हुए, एक तो क्लोरीन को हटाने में इस्तेमाल हुआ, 3 मोल कहां से यूज हो गए, एक इस क्लोरीन को हटाने में यूज हुआ अमोनिया, एक इस H के साथ अमोनियम सॉल्ट बनाने में इस्तेमाल हुआ, तीसरा जब ये Cl हट गया, अमोनिया से H हट गया तो एक कंपाउंड मिला HCl, ये भी तो एसिड है, ये भी तो अमोनिया के मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर सकता है, NH3 एंड HCl आपस में रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड बना लेंगे। ये तो कुल मिलाकर के 3 मोल इस्तेमाल हुए हैं अमोनिया के, 3 मोल जब इस्तेमाल कर लोगे तो ये एमिनो एसिड का सॉल्ट मिल गया हमें, एमिनो एसिड डायरेक्ट नहीं मिला। अब इसे हाइड्रोलाइज करके हम वापस एमिनो एसिड बना सकते हैं, जरूरत भी नहीं होती हमें, जो एमिनो एसिड है उसे सॉल्ट की फॉर्म में हम रख सकते हैं, और मुश्किल काम भी होता है प्योर एमिनो एसिड बनाना, क्योंकि एसिड एंड बेस वहीं इंटरनली हैं, वो आपस में ट्रांसफर हो जाते हैं। वेल हमने एक ही रिएक्शन किया और ये एक प्रिपरेशन पहली हुई जो अल्फा एमिनो एसिड की थी। दूसरे नंबर पर आते हैं, दूसरा नंबर देखते हैं कि एमिनो एसिड बनाने का दूसरा तरीका क्या है। नाम सुन रखा है आपने बहुत अच्छी तरह से, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। फ्लो में बोलने में ये नाम में कंफ्यूजन लगता है, थैलीमाइड, एक थैलामाइड होता था, थैलामाइड अलग है, CONH2 बेंजीन पर 2 CONH2 ग्रुप लगे हैं तब,
और CONH2 को हम बोलेंगे थैलामाइड। जब इससे अमोनिया माइनस हो जाता है और साइक्लिक मॉलिक्यूल मिलता है तब हम इसको थैलीमाइड बोलते हैं। थैलीमाइड अलग चीज है और थैलामाइड अलग चीज है। तो यहां आपको ध्यान किस बात पर देना है? इस थैलीमाइड पर देना है। बहुत सारे लोग इसमें फ्रीक्वेंट गलती करते हैं। थैलीमाइड एंड थैलामाइड दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग मॉलिक्यूल हैं। क्या है थैलीमाइड? बेंजीन। थैलिक एसिड से नाम निकले सारे ये थैलिक एसिड COOH लिख देता। अगर मैं यहाँ COOH लिख देता तो थैलिक एसिड, यहाँ NH2 लिख देता हूं, NH2 लिख देता हूं तो थैलामाइड। और अगर ये साइक्लिक बना लेते हैं नाइट्रोजन आकर एक अमोनिया माइनस होकर के, ये मॉलिक्यूल है थैलीमाइड। इस मॉलिक्यूल पर जब हम RCl का रिएक्शन करते हैं, ये मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड बता रहा हूं रिएक्शन की, याद दिला रहा हूं आपको, तब उसके बाद हम इसमें अप्लाई कर लेंगे। ये हाइड्रोजन इसमें एसिड होता है थैलीमाइड में, एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिड हाइड्रोजन उसको बोलते हैं जो हटने के बाद नेगेटिव चार्ज बनता है वो स्टेबल हो जाए। ये H हटने के बाद स्टेबल हो जा रहा है तो एसिडिक हाइड्रोजन है। जब हम इससे H पॉजिटिव हटा देंगे तो कैसे हटाएंगे? बेस लेना पड़ेगा भाई, KOH वगैरह लेना पड़ेगा। तो ये थैलीमाइड से नाइट्रोजन नेगेटिव वाला थैलीमाइड बन गया, जिसे हम नाम देंगे सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड। नाइट्रोजन नेगेटिव, पोटेशियम पॉजिटिव। आयोनिक है तो पोटेशियम पॉजिटिव अलग चला गया सॉल्यूशन में। ये नाइट्रोजन नेगेटिव बन गया अगर तो ये खतरनाक हो गया पहले से। ये तो सिर्फ लोन पेयर था, न्यूट्रल भी था, लेकिन अब ये लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल बन गया। ज्यादा बड़ा न्यूक्लियोफाइल है इस नाइट्रोजन के लोन पेयर से। है तो लोन पेयर वाला भी न्यूक्लियोफाइल, लेकिन अब ये ज्यादा बड़ा लोन पेयर, ज्यादा बड़ा न्यूक्लियोफाइल हो गया। बड़ा मीन्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो गया। जब हम इसको किसी एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन किया करते हैं, RCl से रिएक्शन किया करते हैं, वही बेचारा Cl फिर आ गया, हटेगा, चला गया लीविंग ग्रुप की तरह से। नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल आ गया, पॉजिटिव था, पॉजिटिव को देखते ही इसको लालच आया, पॉजिटिव की तरफ दौड़ा। ये डर के एकदम भाग जाता है। ये नाइट्रोजन आकर सब्स्टिट्यूशन हुआ। मॉलिक्यूल जो हमें नया मिला एक, वो मिला एन एल्काइल थैलेमाइड। नाइट्रोजन पर हमने ये H की जगह फाइनली R सब्स्टिट्यूट कर लिया। ये नाम होगा इसका एन एल्काइल थैलेमाइड। इसलिए बता रहा हूं रिएक्शन अपने आप में बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एमीन्स के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट। तो ये गिने चुने ऐसे रिएक्शंस हैं हमारे पास टिप्स पर, अगर हम निकालें पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो 10 या 15 नेम रिएक्शन निकलते हैं। इनमें से जरूर एक दो क्वेश्चन मिलते हैं, कंपटीशन की बात कर रहा हूं मैं, बोर्ड में तो आते ही आते हैं लाइन लग के। जरूर 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 क्वेश्चन मिलते हैं इसमें से। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस हो गया आपका, हाइंसबर्ग टेस्ट हो गया आपका, एमिनेशन रिएक्शन हो गया आपका, ये जो एमीन का रिएक्शन एक होता है कार्बिल एमीन रिएक्शन हो जाता है, जैसे कैनिजरो रिएक्शन है, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन हो गया। बिल्कुल टिप्स पे ले लो इनको रिएक्शंस को। नेम रिएक्शन जहां भी कोई नाम से रिएक्शन दिख गया उनकी तो कहीं लिस्ट बना लो। बहुत निकलेंगे तो बहुत निकलेंगे भाई, 20 निकल जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं निकलेंगे। जो बड़े वो वाले करने की जरूरत नहीं है। पता चला आप लोग क्या करते हो, उठाया कड़ा कड़ा गूगल किया अपना, पता चला 150 रिएक्शन की लिस्ट आ गई। अरे भैया नेम रिएक्शन करने हैं जो हमारे सिलेबस के हैं। वो उल जलूल वाले रिएक्शन करने के चक्कर में लग जाते हो। असली चीज जो अपनी थाली में वो छोड़ दिया, नजर दूसरी तरफ है तो वो उधर से भी गए। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस आता नहीं है, मौके पे ये बता नहीं पा रहे हो, और बेसिर पैर वाले रिएक्शन जो जरूरी नहीं है उनके पीछे दौड़ पड़ते हो। करने वाले ये कर रहे हैं जो करते हैं, और जो नहीं करते तो इनको भी नहीं करते हैं। तो थोड़ा बैलेंस करो चीजों को, कर लो उनको भी, लेकिन मैं तो कंडीशन देता हूं ना कि इन पहले 20-25 रिएक्शन को टिप्स पर ले आओ। मैं करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, टिप्स पर लाने के लिए बोल रहा हूँ। रात को सोते में 2 बजे उठा के कोई पूछे गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, तो नींद में ही बता के वहीं के वहीं सो जाओ, इतने पक्के हो जाएंगे रिएक्शन।
इसे कहते हैं टिप्स पे लाना। ये नहीं कि बस पहले पंखा देखो फिर ट्यूबलाइट देखो इस तरह से करके हाँ फिर वो हो जाता था, ऐसे होता था। ये एग्जाम में काम नहीं आती चीजें, धोखा देती हैं ये वाली बातें। ये ग्रे एरिया में होता है दिमाग के, और इससे धोखा मिलता है। एग्जाम में बैठ के सब इवेपोरेट हो जाते हैं, वोलेटाइल होते हैं सारे ये वाले। इन्हें जोड़ के रखना पड़ेगा, दिमाग से बॉन्ड बनाना पड़ेगा इन सारे कंसेप्ट का, इन सारे नेम रिएक्शन का पक्का। सडनली मैं अचानक पढ़ाते पढ़ाते आपको कुछ और पढ़ाते पढ़ाते बीच में नेम रिएक्शन पूछ लूं, तो विदाउट एनी टाइम लैग आप एकदम आंसर कर दो। ये वाला आंसर अगर कोई दे पा रहा है वो एग्जाम में लिख पाएगा या इन पर बेस क्वेश्चन कर पाएगा। ये नहीं कि बस हमें आता है, बस हमें ही आता है बताएंगे हम किसी को नहीं, या हम उस पर बेस्ड कर कुछ नहीं पाएंगे। तो प्लीज इसको थोड़ा मेरी बात को समझो, और जो आता है बहुत आता है, आपको कम नहीं आता। मेरी बात ध्यान रखना, जब एग्जाम दोगे तो जितना आपको आता है बस उसमें से अगर गलती ना हो ना तो बहुत अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन मैं एग्री करता हूं, एक आधा क्वेश्चन जरूर निकलेगा ऐसा जो नहीं पढ़ा हुआ होगा, लेकिन वो एक आधा ही होगा क्वेश्चन। लेकिन ऐसे जो आपने पढ़ रखा होगा फिर वो गलत होगा, फिर तो इसका मतलब है आपने कहीं ना कहीं फाउल खेला ना बीच में। जो पढ़ रखा है फिर उसमें से गलत करके आ रहे हो, तो इसका मतलब है उसे सही से नहीं पढ़ रखा है। जितना पढ़ रखा है, पेपर वेपर कहाँ आ रहे हैं आजकल, मुश्किल बड़े सीधे सीधे से पेपर आते हैं। जो दिन रात हम पढ़ते हैं जो बुक में है वही सारे पेपर्स में, कोई स्पेशल आसमान से थोड़ी उतरता है क्वेश्चन पेपर। एक आधा कोई क्वेश्चन आ जाता है वो डिसाइड नहीं करता है। 70-80% क्वेश्चन वही होते हैं जो आप दिन रात देखते हो, दिन रात पढ़ते हो, उसी में गलती करते हो। चलो प्रवचन खत्म हुए। तो मैं बता रहा था गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में अब ये जो एन एल्काइल थैलेमाइड बन गया, ये फर्दर रिएक्शन करेगा वाटर से। हम इसे हाइड्रोलिसिस करते हैं, यही सेम रिएक्शन यहां यूज करना है इसलिए मैं लिख रहा हूं। हम इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं, HOH के साथ रिएक्शन जब कर देंगे, वाटर से रिएक्शन कर देंगे, तो ये अमाइड है, CON। अमाइड का हाइड्रोलिसिस करने पर OH एंड H, ये हाइड्रोलिसिस किया HOH, ये बन गया। क्या बना? RNH2 मॉलिक्यूल जो मुझे मिला, एक R एक नाइट्रोजन H2। ये कलर चेंज करके देखो, मैं अलग अलग करके इसलिए लिखता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं, समझ आ जाए कहां से क्या आया है। अब आप देखो 3 कलर में लिखा मैंने, अगर आपको विजिबल है, ये लाल रेड एल्काइल हैलाइड का है ये R, ये नाइट्रोजन थैलिमाइड का नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोलिसिस के वाटर वाले हाइड्रोजन है। बन तो गया प्राइमरी अमीन, ठीक है, दिस इज प्राइमरी अमीन, नथिंग मोर देन दैट। प्राइमरी ही बनेगा पहली बात, सेकेंडरी टर्शियरी नहीं बन सकता है। लेकिन ये बहुत सारे हिस्से अलग अलग जगह से आए, अलग अलग जगह से लाके इंस्टॉल किया प्राइमरी अमीन बनाने के लिए। हमने R लाए, हम एल्काइल हैलाइड से, नाइट्रोजन लाए थैलिमाइड से, और ये जो दो हाइड्रोजन है हाइड्रोलिसिस के दौरान आई है। तो ये अपने आप में कहीं अच्छे, कहीं ऑब्जेक्टिव में ये डाली जा सकती है बात। क्यों नहीं डाली जा सकती? जिसे सारी थ्योरी डिटेल से पता होगी वही बता सकता है। वेल आगे बढ़ाइए, दूसरा जो पार्ट बना बेंजीन COH, बेंजीन COH, तो वो हाइड्रोलिसिस हम या तो एसिड में करते हैं या कई बार बेस में भी करते हैं, वो डिपेंड करेगा इसका क्या बनेगा, इससे लेना देना नहीं, हमें तो अमीन से मतलब है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे वापस आ जाता हूं एमिनो एसिड बनाने में। अब मैंने ये जो थैलिमाइड लिया वो तो एज इट इज ज्यों का त्यों, जैसा गिवन था वैसा का वैसा ही मैंने थैलिमाइड लिया। लेकिन जब मैंने इसको रिएक्शन किया अल्काइल हैलाइड से, तो इस अल्काइल हैलाइड के स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया। क्या स्ट्रक्चर में चेंज किया? इस स्ट्रक्चर में
यहां हमने R के साथ COOH ग्रुप ए कनेक्ट कर दिया। ये ऐसा क्लोरो कंपाउंड लिया जिसमें किसी एक कार्बन पर COH ग्रुप भी लगा है। तो लगा रहने दो, ये क्या कह रहा है भाई, ये तो जहां रिएक्शन करना था वहीं हम रिएक्शन कराएंगे। Cl हट गया, इस कार्बन पर नाइट्रोजन आ गया, जिस कार्बन से Cl हटेगा वहीं नाइट्रोजन आएगा। ये COH यहीं पर लगा रहेगा, इसको लगा रहने दो COH। जब प्रोडक्ट मिलेगा हमें तो उस प्रोडक्ट में भी तो COH वहीं पर लगा रहेगा। अब आप इसे देखो, अब ये सिर्फ एमीन नहीं है, एसिड तो हमने क्लोरो कंपाउंड में पहले से ले लिया था। ये जो बनेगा कंपाउंड वो एमिनो एसिड बनेगा। अब क्योंकि मुझे अल्फा बनाना है, तो जब मैं यहां क्लोरो कंपाउंड लूंगा तो COH के अल्फा कार्बन पर ही मुझे क्लोरीन लेना पड़ेगा। अल्फा क्लोरो एसिड लेने पड़ेंगे। अपनी मर्जी के एसिड नहीं चलेंगे कि जी नहीं हमारा मन नहीं करता, अल्फा बढ़िया नहीं लगता, बीटा ले लेते हैं। तो भाई बीटा एमिनो एसिड मिलेगा, फिर वो तो बनाना ही नहीं है, टारगेट लेके बैठे थे अल्फा एमिनो एसिड बनाना। तो अल्फा क्लोरो एसिड से स्टार्ट करना पड़ेगा जब हम थैलेमाइड से रिएक्शन कराना चाहेंगे। तो ये लॉजिकल रीजनिंग आनी चाहिए आपको सारे, एक नेम रिएक्शन के साथ वर्कआउट करते हुए। तो ये हम ओवरऑल कर रहे होते हैं। शब्द बोला है मैंने, लॉजिकल रीजनिंग आनी चाहिए। अलग रीजनिंग है बिल्कुल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रीजनिंग बिल्कुल अलग चलती है। आप लोगों का चक्कर जो इशू है, मेन जो इशू होता है, आपने एक बस मोटरसाइकिल चलाना सीख लिया तो अब उसी मेथड से कार चलाने की कोशिश करते हो, उसी मेथड से स्कूटर चलाने की कोशिश करते हो, और उसी मेथड से साइकिल चलाने की कोशिश करते हो। लर्निंग सब्जेक्ट वाइज होती है। हिस्ट्री पढ़ने के तरीके अलग हैं, फिजिक्स पढ़ने के तरीके अलग हैं, मैथ्स पढ़ने के तरीके अप्रोच अलग है। अगर मैं कभी पोएट्री पढ़ना चाहता हूं तो ये वाली अप्रोच जो मैं यहां पढ़ा रहा हूं वो काम नहीं करती, अलग तरीके हैं। वहां तो सिमिली चलता है, ओनोमेटोपोइया चलता है, वहां अलंकार चलते हैं, ये थोड़ा ही चल जाएगा। यहाँ फैक्ट चलते हैं, तो तरीका है। ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, इवन मैं तो ये कहता हूं बाकी केमिस्ट्री से भी पढ़ने से अलग है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का तरीका। आप कहते हो नहीं बस हमने सीख लिया, एक तरीका सीख लिया तो बस उसी से। जो जिन लोगों को ऑर्गेनिक पढ़ते हुए दिक्कत आती है उनका मैं हल बता रहा हूं। ये जो लोग ये समझ जाते हैं कि ये सब्जेक्ट अलग है, इसके नब्ज पकड़ लो, समझ लो कि इसे सीखना कैसे है, दूसरे सब्जेक्ट की तरह से नहीं चलेगा, ये अलग तरह से चलेगा, इसको पढ़ने का तरीका अलग होता है। तो हम इसे अप्लाई करते हैं जो हमने किया। ये पोटेशियम थैलेमाइड, हमने इसको क्लोरो एसिड की जगह एस्टर से रिएक्शन कर दिया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो, मैंने देखो ये एक और क्वेश्चन का वेरिएशन आ गया, मैंने आपको एसिड दे दिया था, हमारा आंसर पूरा हो जाता। लेकिन अब इन्होंने यहां एसिड की जगह एक एस्टर ले लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस एस्टर का भी तो होता ही है, हाइड्रोलिसिस एस्टर का भी हो जाएगा। तो यहाँ क्लोरीन हटकर इसकी जगह नाइट्रोजन कनेक्ट कर दिया आपने, लेना पड़ेगा अल्फा पोजीशन पर ही। क्लोरो इथाइल एसीटेट कॉमन कंपाउंड होते हैं, ये लैब में पाए जाते हैं, मिल जाते हैं। क्लोरो एसीटेट, क्लोरो इथाइल एसीटेट पर नाइट्रोजन के लोन पेयर को सब्स्टिट्यूट करके ये बना दिया। अच्छा ये कनेक्ट हो गया, ठीक है, अब एसिड नहीं है ये। जब हम इसे हाइड्रोलिसिस करेंगे अब, तो ये हाइड्रोलिसिस करने पर ये तो टूटेगा ही टूटेगा बॉन्ड H एंड H, तो NH2। अब यहाँ एस्टर है, एस्टर का भी तो हाइड्रोलिसिस होता है, एस्टर का हाइड्रोलिसिस होने पर एक अल्कोहल बन जाता है, एक एसिड बन जाता है, वही हमें बनाना था। तो थैलिक एसिड वाला पार्ट अलग निकल गया, रह गया, ये थैलिक एसिड अलग हो गया। जो दूसरा पार्ट बचा, एक इथाइल अल्कोहल, ये C2H5OH, एस्टर का हाइड्रोलिसिस जब करते हो तो एसिड एंड अल्कोहल बनते हैं ना,
तो एक ही अल्कोहल बन गया, एक ही एसिड बन गया। मैंने जो आपको एग्जाम्पल कराया उस एग्जाम्पल में पहले से मैंने एसिड ले लिया था, बस इतना अंतर है। तो ये चेंज देखो, वो जो जिसने रिएक्शन को समझ लिया उसे कोई भी चेंज करके दे दिया जाए। अब ऐसा थोड़ी है कि बस रटा रटाया जो सिर्फ रिएक्शन लिखा है वही मैं आपको एग्जाम में मिलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि हम सारे पैटर्न कर लें क्लास में, ऐसा भी नहीं है। इसके अगर मैं लिखने पर आ जाऊं तो पूरी क्लास में यही चलता रहेगा, बस गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। लेकिन आप एक बार इसे समझ लो, फिर अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करो, फिर उसे आप वेरी करना तो सीख ही सकते हैं। तो ये तो आपको पैटर्न सीख करके अप्लाई करने पड़ेंगे। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये मैंने आपको 2 मेथड बताए एमिनो एसिड बनाने के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है मेनली कंपटीशन के लिए। ये बड़े काम के हैं, इनको अच्छी तरह से कर लेना। इसके बाद आते हैं, अब प्रॉपर्टी की बात अगर मैं करता हूं तो हम केमिकल प्रॉपर्टी को यहां बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी ज्यादा काम की हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर केमिकल प्रॉपर्टी कोई आपसे बोलता भी है कि अमीनो एसिड की हमें केमिकल प्रॉपर्टी बता दो, तो आप उसको बोलो, बिल्कुल बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते। एसिड की क्या प्रॉपर्टी नहीं बता सकते आप? कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड के कितने रिएक्शन पढ़ रखे हैं आप? अल्कोहल से रिएक्शन करके एस्टर बना देते हो, NaOH से रिएक्शन करते हो तो सॉल्ट बन जाता है, आप इसे सोडियम मेटल से रिएक्शन करते हो तो हाइड्रोजन लिबरेट कर जाता है। अब देखो कौन अप टू मार्क है। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे मैंने बोला सोडियम से रिएक्शन करते हो तो मेरे बोलने से पहले कि हाइड्रोजन लिबरेट होता है, आपके दिमाग में आंसर आना चाहिए, तब आप अप टू मार्क हो मेरे हिसाब से। अदरवाइज अभी आपको और दौड़ लगानी पड़ेगी। और कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन है, जब हम इसे सोडा लाइम से रिएक्शन करते हैं NaOHCO से तो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, ये हट जाता है यहाँ से। और रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के आपने पढ़ रखे हैं, जब हम इसे अमोनिया के साथ हीट करते हैं, ऐड नहीं किया अमोनिया फिर तो सॉल्ट बन जाएगा, हीट कर दिया तो यहाँ अमाइड बन जाएगा इसकी जगह। जब हम इसको PCl5 के साथ रिएक्ट करते हैं तो OH हट के Cl आ जाएगा। जब हम इसका HVZ रिएक्शन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा पोजीशन पर एक क्लोरीन आ जाएगा। कन्वर्जन ना होने के कारण ये हैं कि जब रिएजेंट बोला जाए तो उसका प्रोडक्ट दिमाग में नहीं आता। ये कन्वर्जन ना होने का असली कारण है। बहुत सारे लोगों की कॉमन कंप्लेन है कि सब कुछ हो जाता है, कन्वर्जन नहीं होते। कन्वर्जन इसलिए नहीं होते हैं, ये नहीं कि आपने सोच साच के किसी तरह से करके मैकेनिज्म सोच के कहीं पेज पलट के आपने आंसर तो लिख दिया और अपने आप को दे दिया गोल्ड मेडल के हमें आ गया जी। ये नहीं आया, ये कन्वर्जन में इस्तेमाल नहीं होगा ये वाला। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के जितने रिएक्शन है वो एमिनो एसिड देगा, क्योंकि एमिनो एसिड में COH ग्रुप तो होता ही है ना भाई। अब एमीन पर आ जाते हैं, हम NH2 पर आ जाते हैं। NH2 के जितने रिएक्शंस आपने पढ़ रखे हैं वो ये NH2 ग्रुप देगा। हम इसे मिथाइल क्लोराइड से रिएक्शन कर दें, CH3Cl, नाइट्रोजन का लोन पेयर आया, Cl हट गया, N मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा नाइट्रोजन पर। एसिटाइलेशन कर सकते हैं हम, CH3COCl से एसिटिक एनाइडाइड से रिएक्शन कर दो, इसका रिएक्शन NaOH क्लोरोफॉर्म से कर दो, कार्बेलामीन रिएक्शन हो जाएगा, हिंसबर्ग रिएक्शन कर दो, हिंसबर्ग टेस्ट कर दो। जितने भी अमीन के रिएक्शन पड़े हैं वो सब आप इसमें अप्लाई करो, बिल्कुल होंगे। तो इसलिए हमें डिस्कस करने की यहाँ जरूरत नहीं है, अलग अलग रिएक्शंस ये होंगे। हाँ, इनके कुछ एक स्पेसिफिक अपने रिएक्शन भी होते हैं जो दोनों मिलकर के करते हैं। ये जो अकेले अगर COH होता तो नहीं होता, अकेले NH2 होता तो नहीं होता, वो वाले रिएक्शन भी कुछ ऐसे होते हैं। यहां पर हम जो फोकस कर रहे हैं अभी इन प्रॉपर्टीज को, वो प्रॉपर्टीज पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज हम देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड। मेन जो बात है इनकी एमिनो एसिड की, जो सबसे काम की है, जहां से पहला नंबर क्वेश्चन निकलने का बनता है फिजिकल प्रॉपर्टी में, वो क्या बात है? जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं दुनिया में, जैसे एल्केन है, जैसे एल्कीन है, जैसे एल्काइन है,
जैसे बेंजीन है, जैसे क्लोरोबेंजीन है, जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर, अमाइड, एनहाइड्राइड। और ये मैं बोल रहा हूं एमिनो एसिड, ऑर्गेनिक ही कंपाउंड है बिल्कुल, उसी से मुझे इसे कंपेयर करना पड़ेगा। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें कार्बन अगर कम है, 4, 5, 6, 8, 10, 12 कार्बन तक, या तो वो गैस होते हैं या वो लिक्विड होते हैं। सॉलिड बनते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन बहुत ज्यादा कार्बन हो जाने के बाद। जैसे एल्केन अगर सॉलिड मिलेगा तो आपको 20 कार्बन, 17, 18 कार्बन के बाद जाके वैक्स लाइक सॉलिड मिलते हैं। अल्कोहल सॉलिड नहीं होते, अल्कोहल जब सॉलिड मिलेंगे तो उसमें कार्बन बहुत ज्यादा होंगे, 15-16 कार्बन के बाद जाके अल्कोहल सॉलिड होना शुरू होगा। जैसे अल्काइल हैलाइड, लोअर अल्काइल हैलाइड जो होंगे वो तो गैस होते हैं, लेकिन जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाते हैं फिर वो लिक्विड हो जाते हैं, फिर गैस सॉलिड होने के लिए बहुत देर लगती है। कम कार्बन वाला कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉलिड नहीं होता, अनलेस कि वो सॉल्ट की फॉर्म में नहीं पाया जा रहा है। एमिनो एसिड चाहे आप 2 कार्बन का ले रहे हो, सॉलिड होगा। ये सबसे बड़ा अंतर है एमिनो एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी में एंड बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी। क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, कारण बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका, वही आगे चलेगा कारण ही, जो हम ज्यूटरायन पढ़ेंगे एंड इसके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पढ़ेंगे, वो उसी से सारा रिलेटेड है। बाकी प्रॉपर्टी तो बड़ी कॉमन है। अच्छा, सॉलिड हो गया तो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, तो इथेन तो क्रिस्टलाइन नहीं होता, गैस थोड़ी क्रिस्टल होते हैं। अल्कोहल तो लिक्विड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ये सब लिक्विड होते हैं, ये थोड़ी क्रिस्टल बन जाएंगे। तो जितने भी एमिनो एसिड्स हैं सब क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, कम कार्बन होने के बावजूद भी। तो बिल्कुल अपने आप में यूनिक क्वेश्चन बनता है कि दुनिया के एमिनो एसिड जितने भी हैं वो सॉलिड क्यों हैं, जबकि बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्ट कर रहे होते हैं या तो लिक्विड या गैस की तरह से। अभी मैं इसको डिस्कस करूंगा कि ये क्यों सॉलिड की तरह से रहते हैं। एमिनो एसिड कलरलेस है, ये तो जनरल प्रॉपर्टी है, इसके बारे में हम बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बता सकते। कलरलेस हैं, व्हाइट होते हैं, कलरलेस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, यहां से पता चल गया कि सॉलिड है। और क्रिस्टल हैं तो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, आसानी से ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ सारे डिसॉल्व होते हैं, अल्काइल हैलाइड कहाँ डिसॉल्व होता है, एल्केन तो नहीं होता डिसॉल्व, एल्डिहाइड थोड़े छोटे वाले हो जाते हैं, हायर तो नहीं होते। अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से चलो हो जाते हैं, लेकिन हमारे पास अगर कोई हायर अल्कोहल है जिसमें कार्बन बड़े ज्यादा हैं, वो तो नहीं होगा डिसॉल्व। लेकिन एमिनो एसिड कोई सा भी है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। पोलैरिटी की तरफ जा रही है सुई, इंडिकेशन क्या मिल रहा है, हाईली पोलर होंगे तभी तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये। लेकिन लग तो नहीं रही है कहीं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कहां से आ रहा है, तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड से काफी डिफरेंट है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये डिसॉल्व नहीं होते, ये भी प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड से अलग जा रही है इसकी। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं। भाई अगर एल्केन किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा, वाटर में तो वैसे ही नहीं होता वो। यहाँ बिल्कुल उल्टा है, ये वाटर में डिसॉल्व हो रहे हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, लाइक साइक्लोहेक्सेन, लाइक बेंजीन, लाइक हेक्सेन, लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनमें ये डिसॉल्व नहीं होते हैं। एमिनो एसिड की बात हो रही है, दे आर पोलर कंपाउंड, बल्कि आपको लिखना चाहिए कि हाईली पोलर कंपाउंड। यहां से बात एक्सप्लेन होनी, ये सारी जो प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की गई हैं, 3 की 3 प्रॉपर्टी इनकी पोलैरिटी की वजह से एक्सप्लेन की जा सकी, हाईली पोलर होने की वजह से ऐसा कुछ है। इसके अलावा इनके मेल्टिंग पॉइंट पोलर हैं तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तो हाई होंगे, आयनिक कंपाउंड हो गए, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह से, ये आयोनिक कंपाउंड होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट इनके बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं।
चलो इसको डिस्कस कर ही लेते हैं कि क्यों ये इतने पोलर हैं, आखिर कौन सी ऐसी बात इनमें आ गई है। पता है आपको, जानते हो, अगर आप में से कोई बैठ करके सोच रहे हो तो आपके पास आंसर आ भी गया होगा। एसिड है, H देता है, बेस है, H लेता है। अब नॉर्मल एसिड है, RCOH, 100% प्योर है, तो अभी तो H नहीं देगा, ये कुछ है ही नहीं, लेगा कौन इस H को। ऐसे थोड़ी है कि ये टेस्ट ट्यूब में बाहर आएगा, यहां से उठ करके H पॉजिटिव बाहर फेंक देगा इसको कि ले भाई जा। लेने वाला होना चाहिए इस H को, तब ये देगा इज्जत के साथ, ऐसे नहीं। क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में जब कोई बात बाहर से आप ऐड करते हो, वाटर इवन ऐड कर दो, वाटर H3O पॉजिटिव बन जाएगा, वाटर उसे H को ले लेगा अपने पास। ये H पॉजिटिव जो हम लिख देते हैं सोल्यूशन में कहीं H पॉजिटिव, ये कुछ नहीं होता। ये मतलब कुछ नहीं होता मींस अकेले कोई आइडेंटिटी इसकी नहीं है। अब सोच के देखो, है क्या, ये प्रोटॉन है भाई। कितना सा होता है प्रोटॉन, एटम का भी न्यूक्लियस, हाइड्रोजन एटम का भी न्यूक्लियस। ये तो टेस्ट ट्यूब की वॉल से निकल जाएगा, बाहर घूम जाएगा, तो एनवायरनमेंट में निकल जाएगा। तो अकेले कुछ नहीं होता, ये जो होता है H पॉजिटिव किसी के साथ कनेक्टेड रहता है। तो जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या करते हैं, किसी बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, तब ये H मिलता है। अब यहां हमें किसी से कुछ मिक्स करने की जरूरत नहीं है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो एमिनो एसिड जिसे मैं बोल रहा हूं, ये अपना H यहीं के यहीं पास वाले नाइट्रोजन को ही सप्लाई कर देता है, अपना काम ये यहीं से चला लेता है। H इसने दिया, बाहर से कुछ मिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ी, साइड में ये बैठा है, ये गेन कर लेगा। दैट मीन्स जो एमिनो एसिड्स हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो एग्जिस्ट करेंगे R CH COO नेगेटिव एंड NH2 तो था, एक H आ गया, 3 पॉजिटिव। ये जो हमने बनाया है ये एक पोलर कंपाउंड बना, जिस पे चार्ज नेगेटिव भी है, जिस पर चार्ज पॉजिटिव भी है। ये आयोनिक कंपाउंड है, हाईली पोलर कंपाउंड बन चुका ये। तो कोई भी एमिनो एसिड होगा उसमें COH तो होगा ही, NH2 तो होगा ही। इसका मतलब है ये आयोनिक फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे जैसे हम लिख रहे हैं ऐसे ये सॉलिड स्टेट में सचमुच में एग्जिस्ट नहीं करते। अब ये तो भाई आयन बन गया, जैसे NaCl होता है। तो NaCl क्यों इतना छोटा सा मॉलिक्यूल होने के बाद, डाई एटॉमिक होने के बाद भी इतने हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हैं उसके, क्योंकि आयोनिक है। आयोनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास कम होने के बावजूद भी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। इसीलिए ये सॉलिड है, इसीलिए ये वाटर में सॉल्युबल है, इसीलिए ये हाईली पोलर कंपाउंड है, इसीलिए इनके डाइपोल मोमेंट ज्यादा हैं, इसीलिए ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल है। ये सारी प्रॉपर्टीज इनको कैपेबल बनाती है। ये जो बनता है आयन, ये अपने आप में यूनिक टाइप का आयन है, अलग टाइप का आयन है। ये जो आयन हमने बनाया ये ऐसा आयन नहीं है कि हमने Na पॉजिटिव लिख दिया, Cl नेगेटिव लिख दिया। अब पॉजिटिव नेगेटिव इसमें भी है, लेकिन ये दो एंटिटी अलग अलग हैं। ये अपना रास्ता इधर, ये अपना इधर ले सकता है रास्ता, दोनों अलग अलग चल सकते हैं वाटर में डिजोल्व करने पर। ये अलग अलग नहीं जा सकते कि ऑक्सीजन की मर्जी आई ये अलग चल पड़े और NH3 अलग चल पड़े। एक ही मॉलिक्यूल के दो हिस्से हैं, एक पार्ट नेगेटिव है, एक पार्ट पॉजिटिव। पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव तो बहुत में होता है, वाटर में भी होता है। ये पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव है, सचमुच का आयन है, अधूरा शधूरा नहीं है। वन पॉजिटिव वन नेगेटिव होने का मतलब एक ही मॉलिक्यूल में दो टाइप के चार्ज अलग अलग पॉजिटिव नेगेटिव आना, ये अपने आप में यूनिक प्रॉपर्टी है। एमिनो एसिड के अलावा या एसिड एंड बेस जब कुछ रेयरली कंपाउंड है जहां दोनों इकट्ठे आ जाते हैं, उनके अलावा ये प्रॉपर्टी कहीं नहीं आती।
इससे रिजेंबल मत करना, ये अलग चीज है। NaCl में Na पॉजिटिव अलग एंटिटी था, Cl नेगेटिव अलग एंटिटी है। ये एक ही मॉलिक्यूल में दो हिस्से हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव। ऐसे आयन को जिसमें दोनों चीजें, दोनों कैटायन एनायन इकट्ठे एक साथ मौजूद होते हैं, हम नाम देते हैं ज्विटर आयन का। ज्विटर आयन की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। तो ये वाले पॉइंट जितने भी लिखे हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ज्विटर आयन मींस कैटायन एनायन दोनों इकट्ठे एक साथ एग्जिस्ट करना, ये ज्विटर आयन। अब ये आयोनिक है तो इनके डायपोल मोमेंट बहुत ज्यादा होंगे। पोलर हो गया ना भाई, हाईली पोलर हो गया। पोलर मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन अब आयोनिक इंटरेक्शन होगा। इससे तो ज्यादा इंटरेक्शन होता ही नहीं कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन से, ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड से भी ज्यादा होता है। तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। इसीलिए ये मॉलिक्यूल नॉर्मल कंडीशन में सॉलिड की तरह से एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जितना भी फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए एक्सप्लेनेशन है, सब का सब ज्विटर आयन पर जाकर के टिकता है। ज्विटर आयन को डिफाइन करना आपको आना चाहिए। एक ही मॉलिक्यूल में पॉजिटिव एंड नेगेटिव जब एग्जिस्ट करता है तब हम इसको ज्विटर आयन बोलते हैं। देखते हैं चलो कि ज्विटर आयन को हम डिफाइन कैसे करेंगे। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बाद में करेंगे, पहले हम ज्विटर आयन की बात करते हैं। ज्विटर आयन क्या है? जब NH2 ग्रुप, ये तो सारी बात, अगर मेरी इससे पहले वाली बात जो अभी तक मैंने की वो सब समझ आ गई तो फिर तो ये कुछ भी नहीं है, फिर तो बस उसे लिखने वाली बात है। NH2 ग्रुप बेसिक है, COH ग्रुप एसिडिक है। यहां पर इंटरनल एक आयोनिक स्ट्रक्चर बनता है और H पॉजिटिव डोनेट करके H पॉजिटिव गेन करके बनता है। प्रोटॉन ट्रांसफर की वजह से बना है। प्रोटॉन ट्रांसफर में किसे बोल रहा हूं? RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH NH2 लोन पेयर H को गेन करने के लिए तैयार बैठा है, एसिडिक हाइड्रोजन। ये है प्रोटॉन, ये गेन करेगा, ये प्रोटॉन ट्रांसफर है। तो इंटरनल सॉल्ट बन गया या इनर सॉल्ट बन गया। वैसे कैसे बनाते थे सॉल्ट हम? ये H बाहर किसी दूसरे अलग नेगेटिव चार्ज के पास जाता था। भाई आप NaOH को रिएक्शन करते हो HCl के साथ, तो H कहीं किसी और मॉलिक्यूल से आता है और जाता किसी और मॉलिक्यूल के पास है। लेकिन यहाँ एक ही मॉलिक्यूल आपस में ही इंटरनली इनर सॉल्ट बना लेते हैं। ये डाइपोलर आयन है, जिस आयन को हम ज्विटर आयन नाम देते हैं। खास बात यह होती है कि होता तो इतना ज्यादा पोलर है लेकिन कुल मिला के कोई चार्ज नहीं है, नेट चार्ज 0 है इस पर। ये मैंने लिखा RCNH3 पॉजिटिव है, COO नेगेटिव है। इतना ज्यादा चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव तो है लेकिन नेट चार्ज कुछ भी नहीं है। ओवरऑल चार्ज इस पर कुछ भी नहीं होगा। कभी चार्ज पूछ लिया ना ज्विटर आयन पे तो 0 बताना। कभी आप कहो कि चार्ज इस पे या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव, हाईली पोलर होने के बाद भी नेट रिजल्टेंट चार्ज, हाँ, लेकिन एक कॉर्नर पर पॉजिटिव एक कॉर्नर पर नेगेटिव चार्ज इसमें रहता है। ये बात आपको ध्यान देनी होगी। तो आई होप कि ये वाली बात आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। ये जो सारा डिस्कशन है यहां पर लिखा है, एक वर्ड लिखा है कि न्यूट्रल मीडियम में लेना पड़ेगा इसको। न्यूट्रल मीडियम का मतलब है कि वो सॉल्वेंट जिसमें आप इसको ले रहे हो उसमें H पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, यानी वो एसिडिक नहीं होना चाहिए या वो बेसिक नहीं होना चाहिए। क्या प्रॉब्लम आ जाएगी अगर एसिडिक हो गया? अगर एसिड है तो ये H पॉजिटिव तो जाके इससे चिपक जाएगा। H पॉजिटिव अगर इससे चिपक गया तो क्या रिजल्ट निकला?
COOH मिला और यहां NH3 पॉजिटिव रह गया। ये तो अब कैटायन बन गया सिर्फ एसिडिक मीडियम में, इसलिए न्यूट्रल मीडियम लिखा जा रहा है। न्यूट्रल मीडियम लिखा जाने का कारण ये है। मीडियम एसिडिक लें या बेसिक लें, इससे ज्यूटर आयन के चार्ज पर फर्क पड़ेगा, चार्ज चेंज हो सकता है। एसिडिक मीडियम में ज्यूटर आयन कैटायन बन सकता है, बेसिक मीडियम में ज्यूटर आयन एनायन बन सकता है। किस तरह से, ये बात देखने की है। चेक करो इसको। देखो ये ज्यूटर आयन स्ट्रक्चर दिया है, सामने स्क्रीन पर है। हमें ये एक एमिनो एसिड दिया हुआ था, अल्फा ही लेना है अगर प्रोटीन की बात करना चाहते हो। लेने को आप बीटा गामा भी ले लो, उसमें भी ज्यूटर आयन बनेगा, लेकिन हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। प्रोटीन के स्ट्रक्चर में अल्फा एमिनो एसिड ही प्रोटीन बनाते हैं। किसी और का पॉलीमर बनेगा तो वो सिंथेटिक पॉलीमर बन जाएगा। बहुत सारे बनते हैं, पॉलीअमाइड बनते हैं, पॉलीमर बनते हैं, हम लैब में बनाते हैं, लेकिन वो प्रोटीन नहीं होते हैं, सीधे सीधे पॉलीमर होते हैं। और ये हमने जो एमिनो एसिड सेलेक्ट किए अल्फा लेकर के, नेचुरली ये 20 के करीब पाए जाते हैं एमिनो एसिड। आर वेरी कर लिया, 20 वेरिएशंस हैं कम से कम इसमें, यानी 20 नेचुरल एमिनो एसिड पाए जाते हैं। इससे खैर मतलब नहीं है, हमने इसका ज्यूटर आयन बना दिया, ये बना दिया। H इसने डोनेट किया, इसने नाइट्रोजन के लोन पेयर ने ये H गेन कर लिया, ज्यूटर आयन लिख दिया। और ज्यूटर आयन बनने के बाद अब मैंने इसका मीडियम चेंज करना शुरू किया। ये तो ज्यूटर आयन का स्ट्रक्चर है। अब हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को कंसीडर करते हैं। बेसिक था, ये एसिडिक था, एसिड बेस इंटरनल एक्सचेंज शो किया गया, ये इससे ज्यादा कुछ नहीं। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ये PI लिखा है, यानी हम इसका मेजरमेंट PI की फॉर्म में करते हैं। आई क्या चीज है ये मैं अभी बता रहा हूं। जैसे आप PH लिखते हो ना, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है, तो इसकी स्ट्रेंथ का कोई स्केल बना लिया, वो pH है। ऐसे ही यहां पर भी अगर ये पर्टिकुलर pH जो हम एमिनो एसिड के लिए चेक करते हैं, तो उसे pH ना बोलकर PI बोल रहे होते हैं। अभी क्लियर हो जाएगी बात कि ये क्या है। हमने एक इस तरीके का ज्यूटर आयन लिया। ज्यूटर आयन का स्ट्रक्चर इससे पिछली स्लाइड में मैं समझा चुका आपको अच्छी तरह से। ज्यूटर आयन कैटायन एनायन दोनों होते हैं। अब मैंने क्या किया कि इसमें H पॉजिटिव ऐड कर दिया बाहर से। मीडियम एसिडिक कर दिया। तो जब आप मीडियम एसिडिक करते चले जाओगे तो पीएच कम होती चली जाएगी सॉल्यूशन की, कोई डाउट नहीं है इसमें। जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है, पीएच बढ़ती चली जा रही है, एच पीएच कम होती चली जा रही है, एच पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चला जा रहा है। ये एच क्या करेगा, ये जा करके इसके साथ स्टिक कर जाएगा, चिपक जाएगा और न्यूट्रल कर देगा इसे। अब आप इस काम को स्टेप वाइज सोचना शुरू करो। हमारे पास इसके 1000 मॉलिक्यूल थे, आपने थोड़े से एच ऐड किए तो थोड़े से मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो गए, न्यूट्रल नहीं, थोड़े से नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल हो गए, या थोड़े से कैटायन बन गए। फिर आपने और एच ऐड किया, फिर आपने और एच ऐड किया, फिर आपने और एच ऐड कर दिया। एक टाइम ऐसा आया कि सारा का सारा बिल्कुल कैटायन बन गया, कैटायनिक फॉर्म में बन गया। तो जिस प्रोपोर्शन में आप हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते चले जाते हो, उस प्रोपोर्शन में ज्यूटर आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाता है। जब मैं इसमें एच ऐड कर दूंगा, तो ऐड करने पर अगर मैंने 1000 मॉलिक्यूल लिए थे ये ज्यूटर आयन के, तो उसमें से कुछ कैटायन में कन्वर्ट हो गए। तो कैटायन में कन्वर्ट होना किस बात पर डिपेंड कर रहा है, H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन पर। जितना ज्यादा H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन है, उतना ही ज्यूटर आयन
कम होता चला जाएगा। या दूसरे शब्दों में इसी बात को बोलता हूं, अगर पीएच जितनी कम होती जाती है, जब पीएच कम होगी तभी तो एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। जितनी पीएच कम होती जा रही है उतना ही ज्यूटर आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होता चला जा रहा है। एक बात ये होगी। अब मैंने क्या किया, पीएच को बढ़ाना शुरू कर दिया कम करने की जगह। पीएच को बढ़ाने का मतलब होता है ओएच आयन बढ़ा देना। जैसे जैसे पीएच बढ़ेगी ओएच आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होता चला जाएगा। रिलेटिव होता है, ये रिलेटिव स्केल है एक। ये OH क्या करेगा, ये OH NH3 का H पॉजिटिव लेने में कैपेबल है। अगर मैं बाहर से बेस ऐड कर देता हूं इस ज्यूटर आयन में, ये ज्यूटर आयन है, इसमें मैंने बेस ऐड कर दिया OH नेगेटिव, तो इस ज्यूटर आयन का H पॉजिटिव ले लेगा ये OH, वाटर बना के, तो ये न्यूट्रल हट गया। ये NH3 पॉजिटिव की जगह NH2 बच गया। इसको तो कुछ नहीं कहेगा ये नेगेटिव को, OH ये तो कुछ नहीं कहेगा, नेगेटिव तो जू का तू रहेगा, और ये बना रहा एनायन। अगर मैं सिंपल शब्दों में सारी बात को बोलूं तो एसिडिक मीडियम में ज्यूटर आयन कैटायन बन जाता है, बेसिक मीडियम में ज्यूटर आयन एनायन बन जाता है। इसी बात को मैं दूसरी तरह बोलता हूं, अगर एसिडिक मीडियम में लो पीएच पर ज्यूटर आयन कैटायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हाई पीएच पर यानी OH का कॉन्सेंट्रेशन जब ज्यादा होगा हाई पीएच पर ज्यूटर आयन एनायन की तरह से एग्जिस्ट करता है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। अब जो काम की बात है वो क्या है, ये जो R है ये सारे झगड़े की जड़ है। यहां तक के डिस्कशन से आपको एक गलतफहमी क्रिएट होती है, और वो गलतफहमी ये है कि ये पीएच एग्जैक्ट 7 होगी जिस पर ये ज्यूटर आयन 100% है। ये गलतफहमी है। ये पीएच 100% हमेशा 7 होना जरूरी नहीं है। ये पीएच डिसाइड की जाएगी इस R के जरिए। ये पीएच 7 है, न्यूट्रल के लिए है, या ये 7 से थोड़ी सी कम है 6.5 आ रही है, या ये पीएच 8 आ रही है 9 आ रही है, ये R बताएगा इस बात को। ठीक है, कैसे बताएगा चेक कर लेते हैं, सोच लेते हैं इसे। RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड OH, एक कार्बन के बाद लगाएंगे इसे R को, क्योंकि NH2 भी लगाना है। यहां कार्बन है, NH2 है, यहां पर ये R ग्रुप है जिसकी बात कर रहा हूं मैं, जो डिसाइडिंग फैक्टर बन करके बैठा है। अब इस पूरे सिस्टम में आप एक बात ये देखो कि जो H डोनेट करने की टेंडेंसी है और H गेन करने की टेंडेंसी है, डोनेट करने की टेंडेंसी एसिड स्ट्रेंथ, गेन करने की टेंडेंसी बेस स्ट्रेंथ, ये R ही तो डिसाइड कर रहा है। अगर ये R कोई ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह से एक्ट कर रहा है, ये R अपनी तरफ खींच रहा है, इससे इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से मान लो ये स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप की तरह से एक्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लिख दिया मैंने इसको। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या करेगा, एसिड स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, ज्यादा H पॉजिटिव देने लगेगा अब ये COH। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, बेस स्ट्रेंथ को तो कम कर देते हैं भाई। यहां तो कहानी उल्टी हो गई। जितने H पॉजिटिव दिए जा रहे हैं उतने H पॉजिटिव NH2 के जरिए गेन नहीं किए जा रहे हैं। यानी ये जो एमिनो एसिड है ज्यूटर आयन तो बनाएगा अब, लेकिन कुछ H पॉजिटिव सोल्यूशन में छोड़ देगा ये। अब इसका नेचर एसिडिक हो गया, ये परफेक्टली न्यूट्रल नहीं रहा। कोई दूसरा एग्जाम्पल लो। इस बार मैंने R को चेंज करके लगा दिया
और ये R अब इस बार विड्रॉइंग नहीं है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। यानी R जो है वो R ही है कुछ और नहीं है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने का मतलब क्या है? जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो एसिड स्ट्रेंथ को तो कम कर देते हैं, बेस स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। ये आपने थ्योरी में बात पढ़ रखी है। जब एसिड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो कम H पॉजिटिव दिए जाएंगे और ज्यादा लिए जाएंगे। अब जो एक्सेसिव ज्यादा लेने की टेंडेंसी है इसकी, वो कहां से लेगा? वो सोल्यूशन से लेगा, वो वाटर से लेगा जो हमने न्यूट्रल सॉल्वेंट ऐड कर रखा है। इसका नेचर अब एमिनो एसिड का बेसिक हो गया। एमिनो एसिड नेचर में बेसिक भी हो सकते हैं। शुरू की बात पर आ जाओ, क्लासिफिकेशन जहां पर हमने किया था। या अगर और भी सिंपल, ये तो मैंने बड़ी दूर तक की बात बता दी, इसको मैं और सिंपल करके बता देता हूं। मॉलिक्यूल में एक COH, एक NH2 है, दो COH है, दो H देगा ये, एक H लेगा। आप इसका भी बिहेवियर छोड़ दो। अब क्या होगा भाई, एक NH2 एक ही तो H ले सकता है, दूसरा H कहां जाएगा? सोल्यूशन में जाएगा। ये एसिडिक एमिनो एसिड है। इसका मतलब है इसका परफेक्टली 100% ज्यूटर आयन बनना हमेशा 7 पर नहीं होगा, वो इसके अपने नेचर पर भी डिपेंड करे। 7 से इधर उधर भी वो खिसक सकता है। अब आपको डेफिनेशन पता चल जाएगी। वो पर्टिकुलर पीएच जिस पर कोई एमिनो एसिड मैक्सिमम ज्यूटर आयनिक स्ट्रक्चर शो करता है, यानी सारा का सारा एमिनो एसिड ज्यूटर आयन में रहता है, वो एमिनो एसिड की पीएच कहलाती है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। और इस पीएच को H की जगह I लिख देते हैं याद रखने के लिए कि ये है तो पीएच ही, लेकिन I मतलब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वाली पीएच है। क्या डेफिनेशन मैंने बताई? वो पीएच जिस पर कोई एमिनो एसिड 100% ज्यूटर आयन में या मैक्सिमम ज्यूटर आयनिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, उस पीएच को हम बोलते हैं कि ये इस एमिनो एसिड की, इस पर्टिकुलर एमिनो एसिड की, सारे एमिनो एसिड के लिए तो वेरी करेगी, तो R पे डिपेंड करेगी। किसी एमिनो एसिड की कोई आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होगा, किसी और एमिनो एसिड का कोई और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होगा। डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ R, वेदर इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। इसमें डबल बॉन्ड लगे हैं, ट्रिपल बॉन्ड लगे हैं, क्लोरीन है, नाइट्रो ग्रुप है, एसएच ग्रुप है, बेंजीन है, ये सब डिसाइड करते हैं। ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की डेफिनेशन मैंने आपको बताई। अब आप इसे सिंपल करके देख लो। चलो, ये पीएच था एमिनो एसिड का जिस पर ये ज्यूटर आयन था। अगर मैं H ऐड कर देता हूं तो H ऐड करने पर ये बन जाता है कैटायन। मैं OH ऐड कर देता हूं तो एनायन बन जाएगा। जैसे जैसे मैं एक ऐसी वैल्यू पीएच की चेक करने की कोशिश करता हूं जिस पर ज्यूटर आयन मैक्सिमम पाए जाएं, ये पर्टिकुलर पीएच जिस पर ज्यूटर आयन कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होता है, उसको बोला जाता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। एक डेफिनेशन तो इसकी ये है। तो ये तो वही बातें हैं जो मैंने आपको अभी बताई हैं। इन एसिडिक सोल्यूशन यानी लो पीएच ये पॉजिटिव आयन रहेगा। पॉजिटिव आयन रहेगा अगर, तो कैथोड की तरफ रन करेगा। ये अभी मैं बताता हूं, इसको 1 मिनट के लिए छोड़ो। दूसरा, मेरे पास बेसिक सोल्यूशन है तो नेगेटिव आयन रहेगा, तो एनोड की तरफ रन करेगा। ये भाई ये तो पता ही है ना, कैटायन जो है वो किधर रन करता है? कैथोड की तरफ रन करता है। एनायन किधर की तरफ को रन करता है? एनोड की तरफ रन करता है। और अगर परफेक्ट ज्यूटर आयन है, कोई एक आयन है, हमने सेल में डाल दिया इसे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, और यहाँ ज्यूटर आयन है, मतलब पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। अब आधा तो खींचेगा ये इधर, आधा ये खींचेगा इधर, तो ये तो कहीं भी नहीं जाएगा। ज्यूटर आयन कहीं पर भी मूव नहीं करता, ना तो कैथोड की तरफ ना एनोड की तरफ। लेकिन अगर हम सॉल्यूशन की पीएच चेंज कर दें तो ये एमिनो एसिड लो पीएच पर मूव करेगा कैथोड की तरफ, हाई पीएच पर मूव करेगा एनोड की तरफ। ये बोला जाता है कि हम एमिनो एसिड को
इलेक्ट्रोलिसिस नहीं बोलना प्लीज इसे, नॉट इलेक्ट्रोलिसिस, गलती हो जाएगी बहुत बड़ी। इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं जब हम किसी सॉल्ट को दो हिस्सों में तोड़कर आधे पार्ट को कैथोड की तरफ, आधे पार्ट को एनोड की तरफ दौड़ा दें, वो इलेक्ट्रोलिसिस होता है। अगर मैं इसमें भाई NaCl डालता तो छोटे छोटे से प्रोसेस हैं, Na पॉजिटिव इससे अलग होता, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चल पड़ता, Cl नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चल पड़ता। ये है इलेक्ट्रोलिसिस, ये इलेक्ट्रोलिसिस नहीं है। जो एमिनो एसिड है ज्यूटरायन है, ये ज्यूटरायन लो पीएच पर कैटायन है, हाई पीएच पर यही ज्यूटरायन, कुछ और नहीं, यही वही वाला ज्यूटरायन एनायन बन जाता है। तो ये ज्यूटरायन कभी कैथोड की तरफ दौड़ता है किसी पीएच में, किसी पीएच में एनोड की तरफ दौड़ता है। दिस इज नॉट इलेक्ट्रोलिसिस, अलग टाइप का फिनोमिनन है, अभी तक नहीं पढ़ा आपने ऐसा कुछ फिनोमिनन, अलग नाम देते हैं हम इसको, इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस बोलते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस अलग चीज है। इलेक्ट्रोलिसिस में तो कैटायन एनायन टूटकर कैटायन एक तरफ दौड़ता है, एनायन एक तरफ दौड़ता है। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो पीएच है जिस पर ज्यूटर आयन का इलेक्ट्रोफोरेसिस रुक जाता है। बड़ी प्यारी सी डेफिनेशन, ये अलग से बिल्कुल सोचो आप। ज्यूटर आयन वो पर्टिकुलर पीएच पर बनता है, यानी वो पर्टिकुलर पीएच जिस पर हमारे पास एमिनो एसिड का फ्लो ना तो कैथोड की तरफ हो ना एनोड की तरफ हो, अंडरस्टूड है, उस पर कोई चार्ज ना हो, यानी वो ज्यूटर आयनिक फॉर्म में हो, तब हम उस पीएच को बोलेंगे कि ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है। एक ऐसी इंटरमीडिएट पीएच जिस पर माइग्रेशन ज्यूटर आयन का ना कैथोड की तरफ होता ना एनोड की तरफ होता, या एमिनो एसिड का बोलो, वो पर्टिकुलर पीएच जिस पर माइग्रेशन ना कैथोड की तरफ ना एनोड की तरफ होगा, तब हम उसको पीआई बोल रहे होते हैं। देखो आप इसे डेफिनेशन को, intermediate pH at which the amino acid show no tendency to migrate towards any of, क्यों भाई, क्यों नहीं हो रहा है ये माइग्रेट? क्योंकि इस पर चार्ज ही नहीं है कोई उस पीएच पर, ये ना तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, इफेक्टिवली कोई चार्ज नहीं है। and exists the equilibrium when placed in electric field is known as isoelectric point। इक्विलिब्रियम में मतलब वो एक बिल्कुल एक ऐसी स्टेट में हो जाता है, ना इधर जाता है ना उधर जाता है, लेकिन जैसे हम पीएच चेंज करेंगे या तो बढ़ा देंगे या कम कर देंगे, उसका फ्लो शुरू हो जाएगा। एक डेफिनेशन और दूसरी आसान वाली, वो पीएच जिस पर ज्यूटर आयन का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होता है, ये पीएच आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहलाती है। बस भाई आज के लिए इतना ही करेंगे, इससे ज्यादा नहीं होगा आज, अगली क्लास में करेंगे। ये लगभग प्रोटीन का जो मेन समझने वाला पोर्शन था ये हमने कर लिया। अभी हम जो स्ट्रक्चर्स हैं प्रोटीन के वो डिस्कस करेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, यहाँ तक तो हमने एमिनो एसिड किया डिस्कस। प्रोटीन का थोड़ा सा पोर्शन ये बचता है, आई होप कि अगली क्लास में ये आपका हो जाएगा पूरा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसे अच्छी तरह से करके आओगे आप लोग सब।